आप सभी छात्रों का इस YouTube प्री क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक की व्याख्या समझाने जा रहा हूँ और इस नौका विहार शीर्षक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण अवतरण हैं केवल उन्हीं का मैं आपको व्याख्या समझाऊंगा। इस नौका विहार शीर्षक में सुमित्रा नंदन पंत ने चांदनी रात में नौका विहार का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्र का वर्णन किया है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब चांदनी रात में नौका विहार करते हैं तो वो दृश्य एक अलौकिक दृश्य होता है और एक अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए जरा सुमित्रा नंदन पंत ने इस नौका विहार में क्या कहा है। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकस सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्रांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो पंत जी क्या कहते हैं। शांत स्नेहमयी स्निग्ध माने स्नेहमयी और चिकनी चिकनी। तो पंत जी कहते हैं कि शांत स्नेहमयी चिकनी चिकनी उज्ज्वल ज्योत्स्ना माने चांदनी उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ छिटकी हुई या व्याप्त है। शांत स्नेहमयी चिकनी चिकनी उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ व्याप्त है या छिटकी हुई है और अपलक अनंत उसे अनंत माने आकाश अपलक माने टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि उसे जो है आकाश टकटकी लगाए हुए देख रहा है। नीरव भूतल और पृथ्वी जो है शब्दहीन हो गई अर्थात कुछ भी बोलने में असमर्थ। नीरव भूतल और पृथ्वी जो है बिल्कुल शांत हो गई है या शब्दहीन हो गई।
सैकसया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्रांत निश्चल। दूध के समान सफेद बालू की सैया पर, दूध के समान सफेद बालू की सैया पर भयंकर गर्मी के कारण दुबली पतली शरीर वाली जो गंगा है, दूध के समान सफेद बालू की सैया पर भयंकर गर्मी के कारण दुबली पतली शरीर वाली जो गंगा है, वह जो है श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने उदास और निश्चल माने अटल भाव से। तो गंगा थकी हुई, दुखित एवं निश्चल भाव से लेटी हुई है। तो क्या बोला मैंने कि वो गंगा जो है किस प्रकार, वह जो है गंगा थकी हुई, निश्चल भाव से और दुखित लेटी हुई है। तो एक बार फिर कि दूध के समान सफ़ेद बालू की सैया पर गर्मी के कारण दुबली पतली वाली जो गंगा है, वो अत्यधिक थकी हुई, उदास और अटल या निश्चल भाव से लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु कलतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। तापस बाला गंगा निर्मल। फिर पंत जी क्या कहते हैं कि ये जो है स्वच्छ गंगा एक तपस्वी बाला है। तापस बाला कि वह निर्मल गंगा, वह स्वच्छ गंगा एक तपस्वी बाला है। और शशि मुख से दीपित मृदु कलतर, और चंद्रमा इसका मुख, और चंद्रमा इसका मुख है, और चंद्रमा के मुख से आलोकित इसकी मृदु माने कोमल, करतल माने हथेलियां, और चंद्रमा के मुख से आलोकित इसके जो है कोमल हथेलियां। लहरे उर पर कोमल कुंतल। और फिर क्या, फिर जो है निर्मल गंगा के ऊपर, निर्मल गंगा के जो ऊपर है या शरीर पर जो रह रहकर लहरें उत्पन्न हो रही हैं, वह उसके कोमल कुंतल माने बाल हैं। लहरें उर पर, उर माने वक्षस्थल पर, उस गंगा के वक्षस्थल पर जो रह रह करके लहरें उत्पन्न हो रही हैं, वह इसकी कोमल, इसके कोमल बाल हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तुरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। फिर जो है कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि निर्मल गंगा के ऊपर से, निर्मल गंगा के ऊपर से आकाश का जो नीला प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस निर्मल गंगा के ऊपर आकाश का जो नीला प्रतिबिंब है वो पड़ रहा है, और वो ऐसा दिखाई देता है या ऐसा लगता है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला, जैसे गंगा रूपी तपस्वी बाला के गोरे गोरे अंगों पर चंचल तारों से युक्त आकाश रूपी नीला वस्त्र हिल हिल कर लहरा रहा।
एक बार फिर कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि निर्मल गंगा के ऊपर से आकाश का नीला प्रतिबिंब पड़ रहा है और वो ऐसा लगता है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों पर चंचल तारों से युक्त आकाश रूपी नीला वस्त्र हिल हिल कर लहरा रहा और साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। फिर कवि क्या कहता है कि गंगा की धारा के ऊपर, गंगा की धारा के ऊपर जो लहरें गोलाकार होकर उड़ती हैं, गंगा की धारा के ऊपर जो लहरें गोलाकार के रूप में ऊपर उड़ती हैं वे ऐसी लगती हैं जैसे कि ये गंगा की साड़ी की सिलवटें हों। सिकुड़न माने सिलवटें। तो जैसे ये जो है गंगा की साड़ी की सिलवटें या सिकुड़न और इन लहरों पर चंद्रमा की रेशमी किरणें पड़ रही हैं। इन लहरों पर चंद्रमा की जो रेशमी जो किरणें हैं या कांति है ऐसी लगती है जैसे गंगा सुंदरी ने या बाला ने रेशमी साड़ी पहन रखी हो, रेशमी साड़ी पहन रखी हो और कोमल लहरें उसकी सिकुड़न सी प्रतीत होती है और जो कोमल लहरें उसकी जो है सिकुड़न सी प्रतीत हो रही। नेक्स्ट पद, चांदनी रात में, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस में सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लोपाल चढ़ी लगा उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हिंसनी से सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सगे। फिर पानी जी क्या कहते हैं? चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात के प्रथम प्रहर में मैं और हमारे जो मित्र थे वे नाव को लेकर शीघ्र ही
चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस में सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। चांदनी रात के प्रथम पहर में मैं अर्थात कवि पंत और उनके मित्र नाव को लेकर के शीघ्र ही नौका विहार के लिए निकल पड़े कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में, चांदनी रात के प्रथम पहर में मैं अर्थात मैं और मेरा मित्र नाव को लेकर के शीघ्र ही नौका विहार के लिए निकल पड़े। सिकता की ससमी सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। फिर मैंने क्या देखा? हमने देखा कि गंगा की सफेद रेत चारों तरफ फैली हुई है। मैंने देखा कि गंगा की सफेद रेत चारों तरफ फैली हुई है, जिस पर आधी खुली हुई सीपियों में, आधी खुली हुई सीपियों में चंद्रमा की शीतल किरणें, चंद्रमा के शीतल किरणों का प्रकाश पड़ रहा। आधी खुली हुई सीपियों में चंद्रमा की शीतल किरणों का प्रकाश पड़ रहा है। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सीपियों में पड़े हुए मोती, ऐसा लग रहा था कि मानो मोतियों की चमक हो। ऐसा लग रहा था मानो सीपियों में मोती भरे हुए हों और वे शोभायमान हो रहे हैं। इसी बीच क्या हुआ? लोपाल चढ़े, उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सुसुंदर। फिर क्या हुआ? फिर जो है इसी बीच नौका के पास हवा के ऊपर उठने लग। तब देखा क्या? इसी बीच हुआ क्या कि हवा जो है तेजी के साथ बहने लगी और जो नौका के जो पाल थे वे हवा में ऊपर की ओर उठने लगे। और फिर क्या हुआ? जब हवा जो अनुकूल थी तो मैंने नाव के पाल को ऊपर की ओर उठा दिया। और फिर क्या हुआ? फिर हमारी नाव मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी से सुंदर। फिर मेरी नाव जो है हवा के झोंकों से वेग के साथ गंगा के शांत जो है जल में धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगी कि मृदु मंद मंद मेरी नाव धीरे धीरे, मेरी वो छोटी जो है नाव धीरे धीरे जो है नदी के जल में आगे की ओर बढ़ने लगे। और जब मेरी जो नाव नदी की जलधारा के बीचों बीच पहुंच गई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था हंसनी से सुंदर तिलखोल पालों के पर। तो ऐसा लग रहा था कोई सुंदर हंसनी अपनी जो है सुंदर पंख को फैला करके मंद गति से गंगा में तैर रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई जो है हंसनी अपनी जो है पंख को फैला करके उस गंगा के जल में धीरे धीरे तैर रही। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत
पुलिन निर्भर, दुहरे लगते ऊंचे क्षण भर। फिर लेखक क्या कहता है कि उस शांत जल में, शांत जल रूपी दर्पण में, सूची दर्पण, पवित्र दर्पण में, कि शुद्ध शांत जल के पवित्र दर्पण में जो नदी के जो किनारे थे, वे जो है किनारों की जो परछाई उस शांत जल में पड़ रहे थे, तो ऐसा मालूम हो रहा था कि वे अपने वास्तविक ऊंचाई से दोहरे प्रतीत हो रहे थे। क्या बोला मैंने? कि उस शांत जल रूपी दर्पण में किनारों की जो परछाई जल में इस प्रकार पड़ रहे थे और पढ़ रहे थे कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे अपनी ऊंचाई से दुगुने प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात अपनी वास्तविक ऊंचाई से भी जो है दूने प्रतीत हो रहे थे। उसे देखकर क्या लग रहा था? काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रबंध, पलकों पर वैभव सकमन। इसी प्रकार काला काकर के राजभवन की परछाई उस शांत जल में पड़ रही थी और ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वह कोई सुंदर सुख देने वाला सुंदर स्वप्न देख रहा है। कि इसी प्रकार काला काकर के राजभवन की परछाई उस शांत जल में ऐसी दिखाई दे रही थी मानो वह कोई सुख देने वाला सुंदर स्वप्न जो है देख रहा। धन्यवाद। और यदि ये नौका विहार आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।